Welcome to MLT classes, Future Lab Technicians of India. If you are DMLT, BMLT, or BMLS student, this channel helps to clear your concepts. साबुन का खेल नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे रासायनिक सिद्धांत काम करते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और अस्पतालों की सुरक्षा पर पड़ता है। जो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े विषय पढ़ाते हैं, उनके लिए इन बुनियादी बातों की सही समझ होना बहुत आवश्यक है। सही कहा। विज्ञान की नजर से देखें तो कीटाणुओं से लड़ना एक तरह का युद्ध है, और इस युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियार यानी रसायन कैसे काम करते हैं, ये समझना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए इस विज्ञान की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। अक्सर लोगों में ये धारणा होती है कि किसी जगह पर डिसइंफेक्टेंट या कीटाणुनाशक स्प्रे कर दिया तो वहां के 100% कीटाणु खत्म हो गए। हाँ, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। एकदम सही। वैज्ञानिक तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार डिसइंफेक्शन का असली मतलब सारे सूक्ष्म जीवों को जड़ से खत्म करना नहीं होता। मतलब उनका लक्ष्य बस संख्या को एक ऐसे सुरक्षित स्तर तक कम करना होता है जिससे संक्रमण का खतरा न रहे। हाँ, और असली चुनौती तब आती है जब हमारा सामना बैक्टीरियल स्पोर से होता है। बैक्टीरियल स्पोर्स जो अक्सर इस पूरी प्रक्रिया में बच जाते हैं। बिल्कुल। स्पोर्स का बच जाना माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। स्पोर्स को समझने के लिए इनकी तुलना एक बेहद मजबूत सैन्य बंकर से की जा सकती है। जब कुछ खास तरह के बैक्टीरिया को लगता है कि बाहरी वातावरण उनके लिए खतरनाक हो गया है, जैसे अत्यधिक गर्मी, नमी की कमी या खतरनाक रसायनों का हमला। तो वे अपनी बाहरी परत को सिकोड़कर खुद को एक बेहद कठोर सुरक्षा कवच में समेट लेते हैं। इस कवच में केराटिन और पेप्टिडोग्लाइकेन जैसी परतें होती हैं। और साधारण कीटाणुनाशक इस ढाल को भेद ही नहीं पाते। इसीलिए डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के बीच एक बहुत बड़ी लकीर खींची हुई है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है हर एक जीवित चीज का खात्मा, चाहे वो जिद्दी स्पोर ही क्यों ना हो। यही कारण है कि रसायनों के काम करने का तरीका इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे वेलोसिटी कांस्टेंट्स कहा जाता है। वेलोसिटी कांस्टेंट्स। आम जिंदगी में अक्सर देखा जाता है कि टेबल पर स्प्रे किया और तुरंत कपड़े से पोंछ दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। वेलोसिटी कांस्टेंट्स का सिद्धांत बताता है कि कोई भी केमिकल कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल। हर रसायन को बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने और उसे खत्म करने के लिए एक तय समय चाहिए होता है। अगर रसायन को अपना काम करने का समय ही नहीं दिया गया, तो वो स्प्रे सिर्फ कीटाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने का काम करता है। यह बहुत ही सटीक विश्लेषण है। समय के साथ साथ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है सतह पर मौजूद गंदगी। विज्ञान में एक बहुत बड़ा मोमेंट तब आता है जब ये समझ में आता है कि रसायनों को असल में रोकता कौन है। मान लिया जाए कि किसी सर्जिकल उपकरण या फर्श पर खून, सीरम, मवाद या यहाँ तक कि साबुन का झाग भी लगा है। इन सभी चीजों में भारी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है। हाँ, और यह ऑर्गेनिक मैटर कीटाणुनाशक के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है। रसायन को बैक्टीरिया तक पहुंचने से पहले ही ये पूरी तरह बेअसर यानी इनएक्टिवेट कर देता है। एक तरह से ये गंदगी बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षा ढाल का काम करती है। और यही बात इस तथ्य को जन्म देती है कि किसी भी कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करने से पहले सतह की अच्छी तरह से सफाई करना सबसे जरूरी और पहला कदम है, जिसे क्लिनिकल भाषा में क्लीनिंग कहते हैं। अगर किसी उपकरण पर खून लगा है, तो पहले उसे अच्छी तरह रगड़ कर धोना पड़ेगा। बिना सही सफाई के दुनिया का सबसे महंगा और ताकतवर कीटाणुनाशक भी पूरी तरह फेल हो जाएगा। एकदम सही। सफाई के बिना कीटाणु शोधन की कल्पना करना भी बेमानी है। अब अगर उन केमिकल्स की बात की जाए जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिन्हें हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स कहा जाता है, तो विज्ञान और भी रोचक हो जाता है। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स की श्रेणी में सबसे पहला और प्रमुख नाम ग्लूटराल्डिहाइड का आता है। अस्पतालों में इसे आमतौर पर साइडेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसका 2% या 2.4% का घोल इस्तेमाल होता है। यह रसायन उन उपकरणों के लिए वरदान है जिन्हें ऑटोक्लेव मशीन की भयंकर गर्मी में नहीं डाला जा सकता, जैसे कि एंडोस्कोप। क्योंकि एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स और प्लास्टिक के नाजुक हिस्से होते हैं जो भाप में पिघल सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्लूटराल्डिहाइड का एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। ये आम बैक्टीरिया को तो महज 20 मिनट में साफ कर देता है। लेकिन उन्हीं जिद्दी बैक्टीरियल स्पोर्स को पूरी तरह मारने में
इसे 10 से 14 घंटे तक का लंबा समय लग सकता है। 20 मिनट और 14 घंटे का ये अंतर, ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि माइक्रोबायोलॉजी कितनी जटिल है। इसके पीछे के रसायन विज्ञान को डिकोड करना बहुत जरूरी है। ये हाई लेवल केमिकल्स जैसे एल्डिहाइड्स काम कैसे करते हैं? ये सीधे सूक्ष्म जीव के सेल के अंदर घुस जाते हैं और उनके न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के साथ एक मजबूत केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसे क्रॉस लिंकिंग और एल्काइलेटिंग कहते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना की जा सकती है कि किसी मशीन के अंदर के सारे पुर्जों को सुपर ग्लू से चिपका दिया गया हो। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इससे बैक्टीरिया न तो हिल सकता है, न ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है और अंततः निष्क्रिय हो जाता है। स्पोर्स के मामले में इस केमिकल को उस कड़े कवच को भेद कर अंदर जाने में ही कई घंटे लग जाते हैं। इसके अलावा एक और रसायन है ऑर्थोथैलेल्डिहाइड या ओपीए। इसे ग्लूटाराल्डिहाइड का एक आधुनिक और बेहतर विकल्प माना जाता है। क्योंकि यह तेजी से काम करता है, इसमें गंध कम होती है और यह आंखों में जलन भी कम पैदा करता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अजीब साइड इफेक्ट है। अगर ये त्वचा के संपर्क में आ जाए तो ये त्वचा को ग्रे या भूरे रंग का कर देता है। और ये रंग तब तक नहीं जाता जब तक कि त्वचा की ऊपरी परत खुद ब खुद न उतर जाए। रसायनों के अपने फायदे और गंभीर नुकसान दोनों होते हैं। इसी श्रेणी का एक और बहुत ही ताकतवर रसायन है फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक ऐसा कीटाणुनाशक है जो स्पोर्स तक को खत्म करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके साथ जो खतरे जुड़े हैं वे बहुत बड़े हैं। हाँ, ये बहुत ही तीखी गंध वाली गैस है जो धातुओं पर जंग लगा सकती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कैंसर का कारण बन सकती है। ये एक प्रमाणित कार्सिनोजिन है। यही कारण है कि फॉर्मेल्डिहाइड के इस्तेमाल पर बहुत सख्त कॉशन गाइडलाइंस लागू होती हैं। COSH, जिसका मतलब है स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पदार्थों का नियंत्रण। फॉर्मेल्डिहाइड जैसी गैसों के इस्तेमाल के दौरान वेंटिलेशन का सही होना और सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य नियम है। इसका इस्तेमाल मरीजों के आसपास तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसे मुख्य रूप से सिर्फ लैबोरेटरी में अनाटमी के नमूनों को सुरक्षित रखने या फिर खाली कमरों के फ्यूमिगेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, वो भी तब जब कमरा पूरी तरह से सील हो। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प बनकर उभरता है। यह पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित है क्योंकि ये टूटने के बाद सिर्फ पानी और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये रसायन हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स बनाता है। ये फ्री रेडिकल्स बहुत ही अस्थिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल के हिस्सों से इलेक्ट्रॉन्स चुराते हैं, जिससे सेल पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसका 3 से 6% का घोल सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस या वेंटिलेटर जैसी चीजों को डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत कारगर माना गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तेजी से काम करता है, जहरीला नहीं है और थोड़ी बहुत गंदगी या ऑर्गेनिक मैटर की मौजूदगी में भी अपना काम कर सकता है। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि संक्रमण के खतरे और उपकरण की संवेदनशीलता के हिसाब से सही रसायन चुनना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हर रसायन हर जगह काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब हाई लेवल रसायनों की दुनिया से बाहर आकर उन रसायनों पर बात करते हैं जिन्हें इंटरमीडिएट और लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स कहा जाता है। ये वे रसायन हैं जिनका सामना रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा होता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अल्कोहल का आता है, जिसमें इथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल शामिल हैं। अल्कोहल शायद दुनिया का सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला कीटाणुनाशक है। अस्पतालों से लेकर घरों के हैंड सैनिटाइजर तक हर जगह इसका बोलबाला है। वैज्ञानिक परीक्षणों से साबित हुआ है कि अल्कोहल 60 से 80% के कॉन्सेंट्रेशन में सबसे बेहतरीन काम करता है। ये बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को नष्ट कर देता है, जिसे डीनेचुरेशन कहते हैं। 100% शुद्ध अल्कोहल असल में उतना असरदार नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ने के लिए पानी की कुछ मात्रा का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। अक्सर माना जाता है कि अल्कोहल हर तरह के कीटाणुओं का सफाया कर सकता है। हकीकत यह है कि अल्कोहल उन जिद्दी बैक्टीरियल स्पोर्स पर बिल्कुल बेअसर है। स्पोर्स पर अल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उससे भी बड़ी बात, अगर किसी सतह पर भारी गंदगी या ऑर्गेनिक मैटर है तो अल्कोहल वहां पूरी तरह फेल हो जाता है। इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण भी है। अल्कोहल बहुत तेजी से हवा में उड़ जाता है, यानी इवेपोरेट हो जाता है। इसकी वजह से इसे कीटाणुओं को मारने के लिए जो जरूरी वेलोसिटी कांस्टेंट या समय चाहिए होता है वो मिल ही नहीं पाता।
ये अल्कोहल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा है, इसीलिए इसे केवल साफ सतहों पर और छोटे उपकरणों जैसे थर्मोमीटर या स्टेथोस्कोप को पोंछने के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। अब रसायनों के इतिहास के पन्ने पलटे तो फिनॉल का नाम बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है। मेडिकल साइंस का इतिहास जोसेफ लिस्टर के बिना अधूरा है। जिन्हें फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। 1867 का वो दौर जब सर्जरी का मतलब लगभग मौत हुआ करता था। उस समय ऑपरेशन के बाद वार्ड फीवर या सेप्सिस से मरीजों का मरना बहुत आम बात थी, क्योंकि तब तक कीटाणुओं के सर्जरी में फैलने का विज्ञान कोई नहीं समझता था। और लिस्टर ने ही सबसे पहले इस भयानक मृत्यु दर को कम करने के लिए फिमाओल, जिसे उस समय कार्बोलिक एसिड कहा जाता था, का इस्तेमाल शुरू किया। वे ऑपरेशन थिएटर की हवा में और सर्जिकल उपकरणों पर कार्बोलिक एसिड का स्प्रे करते थे। इससे सर्जरी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। फिनॉल असल में कोल्टार के डिस्टिलेशन से बनते हैं और ये सीधे बैक्टीरिया की सेल दीवार को तोड़ देते हैं। हालांकि आज के आधुनिक मेडिकल युग में इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये त्वचा में गंभीर जलन पैदा करते हैं और इनकी गंध बहुत तीखी होती है। लेकिन कीटाणु शोधन की नींव फिनॉल ने ही रखी थी। आज के समय में रोजमर्रा के इस्तेमाल में कुछ और रसायन बहुत प्रचलित हैं, जैसे QAC, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स और क्लोरोहेक्सिडीन। क्लोरोहेक्सिडिन का इस्तेमाल हैंड रब, सर्जिकल स्क्रब और यहाँ तक कि माउथ वॉश में भी धड़ल्ले से होता है। ये त्वचा के लिए बहुत सुरक्षित है और कम खतरे वाली सतहों को साफ करने के लिए एक बेहतरीन रसायन है। और QAC का इस्तेमाल अस्पतालों के फर्श, फर्नीचर या दीवारों की साफ सफाई के लिए बहुत किया जाता है। इनकी कार्यप्रणाली बहुत दिलचस्प है। ये सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे ये एक तरह के डिटर्जेंट का काम करते हैं और गंदगी को सतह से उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी का एक पेच है। अगर ये रसायन कठोर पानी यानी हार्ड वाटर या साधारण सूती कपड़े और साबुन के संपर्क में आते हैं तो ये पूरी तरह बेअसर हो सकते हैं। सूती कपड़ा अक्सर इन रसायनों को सोख लेता है और सतह तक पहुंचने ही नहीं देता। यह फिर से उसी सिद्धांत को साबित करता है कि हर रसायन की अपनी कमजोरियां होती हैं। ये जानकारी किसी भी क्लिनिक, लैब या अस्पताल को चलाने वालों के लिए बहुत व्यवहारिक है। अब एक ऐसी स्थिति पर चर्चा करते हैं जो क्लिनिकल सेटिंग में सबसे ज्यादा डरावनी। कीटाणुनाशक बिल्कुल काम नहीं आते। स्पिलेज को संभालना इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे अहम हिस्सा है। जब फर्श पर खून गिरता है तो वह केवल एक तरल पदार्थ नहीं होता, वो भारी मात्रा में प्रोटीन और ऑर्गेनिक मैटर का एक पूल होता है। अगर उस पर साधारण कीटाणुनाशक डाला जाए तो वो खून के प्रोटीन्स के साथ उलझकर खत्म हो जाएगा और अंदर छिपे वायरस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए ऐसे खतरनाक मामलों में हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे साधारण भाषा में ब्लीच कहते हैं। लेकिन ये घरों में इस्तेमाल होने वाला साधारण ब्लीच नहीं होता। यहाँ 10,000 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन का बेहद हाई कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। इतनी भारी डोज इसलिए चाहिए ताकि ब्लीच उस ऑर्गेनिक मैटर की ढाल को चीरते हुए वायरस तक पहुंच सके। और इसमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट का नियम लागू होता है। ब्लीच डालकर तुरंत पोंछना नहीं है। इसे कम से कम 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक वहीं छोड़ना होता है ताकि वायरस पूरी तरह नष्ट हो सके। और अगर स्पिलेज की मात्रा बहुत ज्यादा है तो तरल पदार्थ को फैलने से रोकने के लिए खास तरह के सूखने वाले ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक और विषय आता है जिसे एनवायरमेंटल क्लीनिंग यानी अस्पताल या क्लिनिक के पूरे पर्यावरण की साफ सफाई कहा जाता है। ये सफाई घरों में होने वाली साधारण सफाई से बिल्कुल अलग है। ये कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पूरी तरह से फिजिक्स और लॉजिक पर आधारित है। इसके 3 बहुत ही कड़े और व्यवस्थित नियम हैं। एनवायरमेंटल क्लीनिंग का पहला नियम कहता है हमेशा साफ जगह से गंदी जगह की ओर सफाई करनी चाहिए। क्लीनर टू डर्टियर, इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा है। अगर पहले गंदी जगह को साफ किया जाएगा तो पोछे या कपड़े के जरिए वहां के कीटाणु उस जगह भी फैल जाएंगे जो पहले से साफ थी। क्रॉस कंटैमिनेशन को रोकने का ये सबसे बुनियादी नियम है। और दूसरा नियम गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के विज्ञान से जुड़ा है, ऊपर से नीचे की ओर आना। हाई टू लो। इसका मतलब है कि सफाई हमेशा छत, सीलिंग फैन, लाइट स्विच या बेड की रेलिंग से शुरू होनी चाहिए और फर्श की सफाई सबसे अंत में होनी चाहिए। में उड़ते हुए फर्श पर गिरते हैं। अगर फर्श को पहले ही चमका दिया गया हो तो वो दोबारा गंदा हो जाएगा और सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसी से जुड़ा है तीसरा और अंतिम नियम, कमरे के अंदर के हिस्से से शुरू करके दरवाजे की तरफ बाहर निकलना, इनवर्ट टू आउटवर्ड्स। सफाई करने वाले कर्मचारी को कमरे के सबसे भीतरी कोने से शुरू करना चाहिए
और पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर आना चाहिए। यह तरीका ये सुनिश्चित करता है कि साफ की गई जगह पर दोबारा कदम न रखा जाए। ये बहुत ही शानदार और तार्किक जानकारी है। साफ सफाई का ये तरीका न सिर्फ अस्पतालों में बल्कि किसी भी आम घर या ऑफिस में भी संक्रमण को रोकने के लिए आसानी से लागू किया जा सकता है। अब तक की चर्चा में रसायनों और सफाई के तरीकों पर बहुत विस्तार से बात हुई, लेकिन मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा नियम है कि किसी भी प्रक्रिया पर तब तक आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक उसे टेस्ट न किया जाए। इतने सारे केमिकल्स और ऑटोक्लेव जैसी बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करने के बाद ये कैसे पुख्ता किया जाता है कि उपकरण सच में पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो गए हैं? नंगी आंखों से तो ये देखना असंभव है कि माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स मरे हैं या नहीं। ये सवाल पूरे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस की जान है। क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग के बिना नसबंदी की प्रक्रिया एक बहुत बड़ा जोखिम है। ये मान लेना कि मशीन ऑन कर दी थी इसलिए सब साफ हो गया होगा, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए इसे चेक करने के बहुत ही सख्त तरीके विकसित किए गए हैं। मुख्य रूप से दो तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल इंडिकेटर्स और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। केमिकल इंडिकेटर्स बहुत ही आम हैं। अस्पतालों में अक्सर उपकरणों के पैकेट्स पर कुछ खास तरह के टेप लगे देखे जाते हैं जिन्हें ऑटोक्लेव टेप कहा जाता है। ये क्लास 1 इंडिकेटर्स होते हैं। सही कहा। जब ये टेप मशीन के अंदर एक निश्चित तापमान या भाप के संपर्क में आते हैं तो इनका रंग बदल जाता है। यह एक बाहरी सबूत है कि पैकेट मशीन के अंदर गया था और उसने गर्मी का सामना किया है। इसके अलावा क्लास 2 का एक बोवी-डिक टेस्ट होता है। ऑटोक्लेव मशीन भाप से काम करती है और भाप तभी असरदार होती है जब मशीन के अंदर से सारी हवा बाहर निकल जाए। बोवी-डिक टेस्ट यही सुनिश्चित करता है कि मशीन के अंदर हवा का कोई बुलबुला तो नहीं रह गया। इसके बाद क्लास 4 और 5 के इंडिकेटर्स आते हैं जो पैकेट के बिल्कुल अंदर रखे जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि भाप उपकरणों की सतह तक सही मात्रा और सही समय के लिए पहुंची है या नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। केमिकल इंडिकेटर्स अपना रंग बदलकर सिर्फ ये बताते हैं कि मशीन के अंदर तापमान या भाप सही स्तर पर थी। वे इस बात की 100% गारंटी नहीं देते कि सारे बैक्टीरिया और उनके जिद्दी स्पोर्स असल में मर चुके हैं। रंग बदलने का मतलब हमेशा कीटाणुओं का मरना नहीं होता। इसके लिए सबसे विश्वसनीय और अंतिम तरीका बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स को ही माना गया है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स स्टेरिलाइजेशन विज्ञान का असली लिटमस टेस्ट है। इस प्रक्रिया में बहुत ही दिलचस्प काम किया जाता है। इसमें जानबूझकर दुनिया के सबसे जिद्दी और कठोर बैक्टीरियल स्पोर्स को मशीन के अंदर डाला जाता है, ये देखने के लिए कि मशीन उन्हें मार पाती है या नहीं। अलग अलग स्टेरिलाइजेशन मशीनों के लिए अलग अलग तरह के स्पोर्स चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टीम स्टेरिलाइजर यानी ऑटोक्लेव के लिए जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलिस का नाम सामने आता है। यह एक ऐसा बैक्टीरिया है जो उबलते हुए पानी और अत्यधिक गर्मी से प्यार करता है। यह प्राकृतिक रूप से गर्म झरनों में पाया जाता है। अगर ऑटोक्लेव की भाप इस बैक्टीरिया के स्पोर्स को मार सकती है तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के किसी भी अन्य खतरनाक कीटाणु को मार सकती है। एकदम सटीक। वहीं दूसरी तरफ जो मशीनें सूखी गर्मी यानी ड्राई हीट ओवन का इस्तेमाल करती हैं या जो एथिलीन ऑक्साइड जैसी खतरनाक गैस से चलती हैं, उनके लिए बैसिलस एट्रोफियस की स्पोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो ये टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कैसे होती है? मशीन चलने के बाद इन स्पोर्स का क्या किया जाता है? जब मशीन अपनी साइकिल पूरी कर लेती है, फुल तापमान पर कुछ दिनों के लिए, आमतौर पर 24 से 48 घंटे के लिए इंक्यूबेट किया जाता है। यानी उन्हें पनपने का मौका दिया जाता है। अगर इंक्यूबेशन के बाद उस वायल में कोई भी बैक्टीरिया पनपता हुआ दिखाई देता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मशीन फेल हो गई है और स्टेरिलाइजेशन काम नहीं किया, सारे उपकरण असुरक्षित हैं। लेकिन अगर 48 घंटे बाद भी पता चलता है कि वे जिद्दी स्पोर्स पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और कुछ भी नहीं पनपा,